हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी और यूपीएससी सीएसई की ज्योग्राफी के इस सफर में आपको मजा आने लगा होगा। भूगोल अब आपको इंटरेस्टिंग लगने लगी होगी। अब आपको समझ में आने लगा होगा भूगोल को क्यों कहा जाता है कि भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे प्रेम किया जा सकता है। देखो, भूगोल में अगर आप कंसेप्ट समझ गए एक बार और कंसेप्ट्स को आप समय समय के साथ, शुरू में आपको ऐसा होगा कि आपको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। बाद में ये कंसेप्ट ऐसे हो जाएंगे कि आप सिर्फ करंट अफेयर की कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं समसामयिक के विषय पे, या आप कोई अखबार पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, या कोई न्यूज़ सुन रहे हैं, तो आपके बैक ऑफ द माइंड वो प्रोसेसिंग अपने आप होने लगेगी। मान लीजिए जैसे पिछले कुछ दिनों की हम बात करें तो गर्मी है, अभी आप देख रहे हो मई और जून के मौसम में जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर आप देख रहे हो कि मैक्सिमम जो टेम्परेचर इस समय होना चाहिए था वो 40, 42, 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना चाहिए था। लेकिन अधिकतम तापमान अगर आप देखोगे, जो बड़े बड़े शहर हैं उनका भी अगर आप तापमान देखोगे तो 40 डिग्री के अंदर है। लगातार बारिश हो रही है, ठंडा हो बना हुआ है मौसम। इसके पीछे ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे है ना आगे। तो इस क्लाइमेटोलॉजी के उस कंसेप्ट को अगर आप एक बार समझ गए, तो आप देखोगे कि दोबारा उसको वापस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ जाओगे कि अच्छा, आपने न्यूज़पेपर में एक शब्द पढ़ लिया पश्चिमी विक्षोभ, या आपने समझ लिया विक्षोभ, तो ये कहाँ से आ रहे होंगे, इस समय बारिश क्यों हो रही है। अगर आप इस समय ये समझ गए कि बारिश क्यों हो रही है, तो आप इससे इकोनॉमिक्स रिलेट कर पाओगे। कैसे कि भाई अगर आज बारिश हो रही है और बाद में अगर बारिश नहीं हुई, तो इस पे जो खाद्यान्न है उस पे क्या क्या फर्क हो सकता है, जो खरीफ और रबी की फसलें हैं उस पे क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है इन सब चीज़ों का। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो अब जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, जैसे जैसे आप सब्जेक्ट को टाइम देते जाओगे, ये सब चीज़ें क्या होगा आपके दिमाग में, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें प्रोसेस होने लगेंगी। जैसे अगर मैं आपको बात बताऊँ अभी, तो सौर मंडल से रिलेटेड कोई खबर आती है, तो अब आपको वो सब चीज़ें दोबारा नोट्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी अगर आपने चीज़ों को रिवाइज़ करा है तो। क्यों? क्योंकि उस समय हमने बहुत अच्छे से सौर मंडल को समझा। मान लो कोई भूकंप से रिलेटेड न्यूज़ आ गई, या अभी आप किसी अर्थक्वेक या वोल्केनो से लेके कोई न्यूज़ आ गई, तो आपको ऐसा नहीं है ना कि दोबारा जाके वोल्केनो फिर से पढ़ना पड़ रहा है। हो सकता है शुरुआत में आपको पढ़ना भी पड़ जाए, लेकिन जैसे समय बीतेगा, मान लो महीना, 2 महीना, 3 महीना आप सब्जेक्ट के साथ टाइम स्पेंड करोगे, तो आप यकीन मानो कि भूगोल को आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको क्या करना है, उस भूगोल में आपको चीज़ें ऐड करते हुए चलना है आगे। ऐड मतलब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मान लो आपने पढ़ा कि किसी देश में भूकंप की घटना हुई, या कहीं पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, या मैं कहूं ओजोन ओजोन को लेके कोई इंटरनेशनल प्रोटोकॉल फिर से साइन किया गया। तो अब आपको अपने नोट्स में क्या करना है, मान लो आपने कहीं पे ओजोन के नोट्स बना रखे हैं, या मैं कहूँ वायुमंडल में आपने कहीं पे नोट्स बनाया, समताप मंडल लिखा हुआ है और समताप मंडल में कहीं ओजोन लिखी हुई है, तो उस ओजोन वाले पेज में क्या करना है, आपको वो चीज जाके ऐड कर देनी है, वो चीज जाके उसमें जोड़ देनी है। इसी प्रकार से नोट्स बनते हैं। बहुत सारे लोग मैसेज करते रहते हैं कि साहब हम नोट्स कैसे बनाएं। आप क्लास में समझा तो देते हो, हमको समझ में भी आ जाती हैं चीजें, लेकिन अब उनके नोट्स कैसे बनाए जाएं। तो देखो, जो क्लास के आपके नोट्स होते हैं ना, जब मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, तो इस समय आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने सिर्फ मोबाइल हाथ में लिया हुआ है, या लैपटॉप पे आप देख रहे हैं, या आईपैड पे आप देख रहे हैं, टैब पे आप देख रहे हैं, आपने सिर्फ ईयरफोन्स लगा रखे और आराम से बैठे हुए नहीं। आपके पास इस समय हाथ में पेन होना चाहिए और कॉपी सामने होनी चाहिए। मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करता आपसे कि आप बहुत सुंदर एकदम फेयर नोट्स यहाँ पे बना के अपने साथ चलोगे क्लास के साथ, नहीं, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, क्लास के साथ आपको ऐसा करना है कि कुछ रफ नोट्स जिनको कहा जाता है, कुछ डायग्राम्स जिनसे आप समझ सको, ऐसा होनी चाहिए वो कि अगर आप किसी को दे भी दे तो समझ नहीं पाएगा। वो ये समझे कि इसमें क्या लखीटे किए हुए हैं, किस प्रकार अजीब सी लाइनें बनाई हुई हैं, कुछ अक्षर लिखे हुए हैं इस प्रकार। लेकिन उस चीज से आपको पूरी क्लास, जो करीब 50 मिनट या 60 मिनट की जो क्लास होती है, उसको आप पूरे को रिवाइज कर सको।
इस प्रकार के आपके नोट्स होने चाहिए। और जब आप दोबारा चीज़ों को रिवाइज़ करो तो क्लास की जो पीपीटी होती है उसको डाउनलोड करो, और पीपीटी को डाउनलोड करने के बाद फिर आप एक बार अपने फेयर नोट्स बना लो, और उस फेयर नोट्स में आप बीच-बीच में थोड़ी-थोड़ी जगह छोड़ते हुए चलें। उससे क्या होगा, जो भी आगे आगे आप जो भी चीज़ें पढ़ोगे, करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी चीज़ें, वहाँ पे जोड़ते हुए चलोगे। तो इस प्रकार अब मैं समय-समय के साथ आपको बताता भी जाऊँगा कि किस प्रकार और आपको अच्छे नोट्स बनाने चाहिए। लेकिन अभी बेसिक नोट्स आपके इस प्रकार तैयार होने चाहिए। तो करते हैं शुरू। हमारा क्लाइमेटोलॉजी हम लोग कर रहे थे, और क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ते-पढ़ते हम लोगों ने वायुमंडल को बहुत अच्छे से समझ लिया था। वायुमंडल के बहुत सारे हिस्सों के बारे में हमने बात कर ली थी, और वायुमंडल का हमने वर्गीकरण देखा था। क्या देखा था? वायुमंडल का वर्गीकरण। आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? आपसे क्या पूछा जा सकता है कि भाई वायुमंडल पे कोई सवाल आ गया, वायुमंडल पे कोई सवाल आ गया, तो हमें पता है कि जो वायुमंडल है इसको दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। किस किस आधार पे? पहला जो वर्गीकरण किया जाता है वो तापीय वर्गीकरण किया जाता है, इसका ताप के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। और जबकि जो दूसरा वर्गीकरण किया जाता है वो रासायनिक रासायनिक विशेषताओं के आधार पे हम उसका वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हम लोग उनका क्या करते हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं। अब जब ये जो तापीय है, इसके तो हमने 5 मंडल अच्छे से समझे थे। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, इस प्रकार 5 मंडल हमने समझे थे। हमने जब रासायनिक आधार पे वायुमंडल का वर्गीकरण किया तो हमने दो चीजें देखी। एक तो था सममंडल, दूसरा था विषम मंडल। हमने नाम दिए थे उसको। एक को हमने नाम दिया था होमोस्फेयर, होमोस्फेयर, और दूसरा नाम दिया था हेटेरोस्फेयर। हमने ये देखा था, अगर रासायनिक अनुपात गैसों का बदलाव नहीं हो रहा है तो ऐसा मंडल कौन सा होगा? वो होगा सममंडल, या उसको कहा जाएगा होमोस्फेयर। और ऐसा मंडल या ऐसा स्फेयर जिसमें रासायनिक अनुपात में समय के साथ परिवर्तन हो जाता है तो वो कौन सा होगा? हेटेरोस्फेयर, या उसको कहेंगे हम लोग विषम मंडल। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब ये जो चीज है, ये आप देखोगे कि बहुत कम लोग क्या करेंगे, अपने एग्जाम में लिखेंगे। ज्यादातर जो लोग हैं वो इस तापीय आधार पर वर्गीकरण हम लोग सब पढ़ते हैं, और बहुत बेसिक चीजें ये सब लोग लिखेंगे। अब वायुमंडल से रिलेटेड अगर कोई सवाल आपसे पूछा जाता है तो आपको क्या करना है कि आपको पहले तो वायुमंडल बताना है, वायुमंडल की परिभाषा बतानी है, वायुमंडल के संगठन बताने हैं कि वायुमंडल किन किन चीजों से बना हुआ है। उसके बाद वायुमंडल की संरचना बतानी है। संरचना आप बताओगे कि भाई तापीय आधार पे इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है और रासायनिक आधार पे इस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। तो इस प्रकार आप अपने आंसर को क्या कर सकते हो? अच्छा लिख सकते हो। इसके बाद हम लोगों ने कल पढ़ना शुरू करा था जिसको हमने कहा था एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, या मैं कहूं वायुमंडलीय तापमान। तो आपको ये बात पता है कि तापमान का, या मैं कहूं इस ताप का, या इस हीट का अगर आपसे पूछा जाए भाई इसका स्रोत क्या है, इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स क्या है, तो हमने कल बात करी थी कि इस सोर्स को हम लोग, या स्रोत को, जो वायुमंडलीय ताप का जो स्रोत है, इसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। वो भाग कौन कौन से हैं? तो हमने देखा था, अगर ये सोर्स 100% ताप दे रहा है तो इसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला जो मुख्य स्रोत है इसका, वो क्या है? वो है सूर्य, या इसको कहा जा सकता है सन। और दूसरा जो स्रोत है इसका, वो है पृथ्वी खुद, अर्थ इटसेल्फ। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि भाई मुख्य स्रोत कौन सा है या प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो आप ये बता सकते हो कि भाई करीब 99.99% जो आपको ताप मिल रहा है वो कहां से मिलता है? सूर्य से मिलता है। बाकी 0.001% के आसपास जो हीट मिलती है, जो टेम्परेचर मिलता है, जो ताप मिलता है, वो पृथ्वी से मिलता है। अब आपसे पूछा जाए भाई पृथ्वी से कैसे हीट मिल सकती है, तो आपको ये बात पता है कि भाई पृथ्वी से हीट कैसे मिल सकती है?
पृथ्वी पृथ्वी पे दो प्रकार के प्रोसेस होते हैं, हमने देखा था एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक, अंतरजातीय और बहिर्जातीय। तो जो अंतरजातीय गतिविधियां होती हैं, कौन सी गतिविधियां, जो अंतरजातीय गतिविधियां होती है, या मैं कहूं अंतरजातीय या कहूं एंडोजेनेटिक, ये दो जो गतिविधियां हैं इनके कारण क्या होता है, आप देखोगे इनके कारण हमने पढ़ा था कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो बहुत समय लेती हैं और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो बहुत त्वरित हो जाती हैं, इंस्टेंटेनियस हो जाती हैं। तो उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या थी वो थी ये ज्वालामुखी। अब ये भाई ज्वालामुखी को आपको याद होगा कि ज्वालामुखी के बारे में हमने ये पढ़ा था कि ज्वालामुखी कहाँ से आते हैं। तो पृथ्वी के अंदर तापमान क्या है, बढ़ता जाता है तापमान, और जब पृथ्वी के अंदर जाएंगे तापमान बढ़ेगा, उस ताप के कारण ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। और उस ज्वालामुखी इस विस्फोट में क्या होगा, जो बहुत गरम गरम जो पदार्थ हैं पृथ्वी से वो बाहर आएंगे। जब वो गरम पदार्थ पृथ्वी से बाहर आएंगे तो पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसका तापमान भी कुछ आप उस जगह पे जहाँ पे वो पदार्थ बाहर निकले हैं, वहां पे उस एरिया में, उस क्षेत्र में क्या करेंगे, उस तापमान को थोड़ा बढ़ा देंगे। तो हालांकि ये बहुत नगण्य है लेकिन इसका भी इम्पैक्ट रहता है। बाकी मुख्य जो स्रोत है वो कौन सा है, सूर्य। अब सूर्य किस प्रकार करता है ये कार्य, तो हमें पता है सूर्य किस प्रकार करेगा, सौर ताप होता है सूर्य के पास, जिसको हमने एक और नाम दिया था इंग्लिश में, आपको पता होगा, इंसोलेशन। क्या नाम दिया था, इंसोलेशन हमने कहा था, या मैं कहूं यहाँ पे इसको कहा जा सकता है सौर ताप, या इसको हम कह सकते हैं इंसोलेशन। अच्छा, ये सौर ताप या इंसोलेशन क्या है, तो हमने इसकी फुल फॉर्म भी जानने की कोशिश करी थी भाई, इंसोलेशन का मतलब क्या है। तो हमने देखा था ये है इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ये क्या है, विकिरण है। क्या है ये, विकिरण। सोलर विकिरण है या इनकमिंग सोलर रेडिएशन आप इनको कहोगे। अच्छा, जब हमने सोलर रेडिएशन की बात करी थी या सौर ताप की हमने बात करी थी, अगर मैं कहूं हमने बात करी थी किसकी, इंसोलेशन की, या इसको सूर्य ताप या सौर ताप भी कहा जाता है। जब हमने इसकी बात करी थी तो हमने इसकी दो विशेषताएं देखी थी। कौन क्या थी वो दो विशेषताएं, तो वो दो विशेषताएं कुछ इस प्रकार थी कि एक तो ये कैसी होती है, लघु तरंग होते हैं, या मैं कहूं इसको ये होते हैं शॉर्ट वेव। दूसरा मैं कह सकता हूं ये होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग की अवस्था में होते हैं। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, ईएम वेव इसको कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और लघु तरंग। तो भाई ये लघु तरंग क्या होता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, इसको समझा जाए। तो हमने बात करी थी कि जब तरंग होती है, जब वेव होती है, उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। तो उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, उसका तरंग दैर्ध्य होता है। अब तरंग दैर्ध्य क्या होता है, जहां से ये शुरू होती है और जहां पे ये खत्म होती है, क्या शुरू होती है क्या खत्म होती है, प्रेम कहानी नहीं, प्रेम कहानी की बात नहीं कर रहे हम लोग, इस तरंग की बात कर रहे हैं। तो तरंग जहां से शुरू होती है और जहां पे तरंग खत्म होती है, तो ये जो तरंग जहां से शुरू हो रही है, तरंग जहां पे खत्म हो रही है, इसको मिला के आप क्या कहते हैं, उसका तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। इसको किस बात से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका कोई सिंबल होता है, तो हमें पता है हाँ इसका सिंबल होता है लैम्बडा। अच्छा, अगर कोई तरंग दैर्ध्य, अगर मैं कहूं किसी तरंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा है या तरंग दैर्ध्य कम है, तो इसको किस बात से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे आप देख रहे हो कि तरंग का सिर्फ आधा भाग आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन कोई तरंग ऐसी है जिसमें पूरी खत्म हो गई। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये पूरी खत्म हो गई।
तो इस लैम्ब्डा में इसकी अगर आप वेवलेंथ देखो, इसका अगर तरंग दैर्ध्य देखो, तो मान लो ये लैम्ब्डा है, इसका अगर जो होगा वो कितना होगा, वो होगा लैम्ब्डा बटा 2। तो इस आप ये जो छोटी तरंग दैर्ध्य वाली तरंग है, इसको आप कहोगे ये है लघु तरंग। क्या है ये है लघु तरंग। तो सूर्य से जो भी तरंगे निकलती हैं, जो भी वेव निकलती हैं, उनका तरंग दैर्ध्य कैसा होता है, छोटा होता है। तो ये होती है लघु तरंगे, इनको कहा जाता है। तो यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इसका क्या फायदा है या क्या नुकसान है कि ये लघु तरंग है? अगर ये दीर्घ तरंग होती तो इससे क्या नुकसान होता या क्या फायदा होता? तो हमें पता है कि भाई जो पृथ्वी की सतह है, क्या है, मान लो ये है पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह है, ये इसको मैं कह सकता हूं अर्थ सरफेस। इस अर्थ सरफेस के ऊपर अगर आप देखोगे, इस पृथ्वी की सतह के ऊपर देखोगे, तो एक आपको वायुमंडल देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? एक वायु मंडल। ये क्या देखने को मिलेगा आपको? एटमॉस्फेयर। अब इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारी क्या है, बहुत सारी सकेंद्रीय परतें हैं। उसमें आपने पढ़ा था क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और वायुमंडल। इस प्रकार से अलग अलग परतें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, हमें पता है कि सूर्य या सन, इससे क्या निकल रही है, बहुत सारी तरंगे निकल रही हैं, इंसोलेशन पृथ्वी तक पहुंच रहा है। अच्छा, ये इंसोलेशन जब पृथ्वी पे पहुंचता है तो ये इंसोलेशन कैसा है? तो हमें पता है ये है लघु तरंग। कैसी तरंग है? ये है लघु तरंग के रूप में आ रहा है। अच्छा, अब मान लेते हैं ये इंसोलेशन होता दीर्घ तरंग। मान लेते हैं क्या कि ये इंसोलेशन होता दीर्घ तरंग। तो ये दीर्घ तरंग आप देख रहे हो कि इसके बाद यहाँ पे पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पा रही। इसका मतलब ये पृथ्वी का जो वायुमंडल है, ये सिर्फ कौन सी तरंगों के लिए खुला हुआ है? लघु तरंगों के लिए। कौन सी तरंगों के लिए नहीं खुला हुआ? दीर्घ तरंगों के लिए। अच्छा, एक बात हमें समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे भी क्या होता है, जब ये तरंगे, लघु तरंगे जब पृथ्वी की सतह से टकराती हैं, टकराने के बाद कुछ तो अवशोषित कर ली रहेंगे, वो क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। लेकिन कुछ तरंगे वापस से भेज दी जाती है, कहाँ पे? अंतरिक्ष में। कहाँ पे भेज दी जाती है? अंतरिक्ष में। अब जो लघु तरंगे होंगी वो तो चली जाएंगी वापस कहाँ? अंतरिक्ष में। लेकिन दीर्घ तरंगों के लिए वायुमंडल खुला हुआ नहीं है, उनके लिए बंद है। जो दो दीर्घ तरंगे होंगी वो सिर्फ कहाँ पे रह जाएंगी? वो यहीं पे टकराती रहेंगी। और किसको गर्म करेंगी? अब आपको याद आ रहा है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ रहा, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है? कम होता है। क्योंकि क्योंकि नीचे ये जो पार्थिव विकिरण है, ये दीर्घ तरंगे, यहाँ पे सबसे ज्यादा तापमान आपको देखने को मिलता है। अब आप ये समझ चुके होंगे वो दीर्घ तरंगे होती है जो तापमान को बढ़ाती हैं। अब मान लो ये दीर्घ तरंगे नहीं होती, अगर सारी तरंगे, जितनी तरंगे सूर्य से आ रही हैं वो सारी तरंगे वापस चली जाती, तो पृथ्वी क्या होता? पृथ्वी उस समय होता जिसको कहा जाता है, अगर सारी तरंगे चली जाती तो पृथ्वी होता एक आइस बॉल। क्या होता? पृथ्वी एक बर्फ का गोला। क्योंकि कुछ तरंगे जो पार्थिव विकिरण होते हैं, ये दीर्घ तरंगों के होता है, इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ा हुआ रहता है जहां से जीवन संभव है। तो ये बात आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब इसके बाद हमने बात करी थी कि जो तरंगे होती हैं ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इन्हें कहा जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इससे क्या फायदा या इससे क्या नुकसान है, इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं एक बार। तो हमें पता है कि यहां पे कहीं क्या है, सूर्य है, यहाँ पे कहीं क्या है, सन है। अच्छा, सन से कहीं दूर यहां पे क्या है, आपकी पृथ्वी, यहाँ पे है अर्थ। ठीक है, अब ये जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो आप स्थान देख रहे हैं, ये क्या है, इसको कहा जाता है अंतरिक्ष, इसे कहा जाता है स्पेस। ठीक है अब इस अंतरिक्ष, इस स्पेस में क्या नहीं है, यहाँ पे कोई क्या नहीं है, यहाँ पे कोई माध्यम, मीडियम नहीं है, मीडियम नहीं है। अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष काम करता है एक वैक्यूम की जैसे, और यहाँ पे सूर्य है, सूर्य से विकिरण कहाँ जाना है, पृथ्वी पे जा रहे हैं। अगर मान लो सूर्य से कोई ऐसी तरंगे निकल रही होती जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती, माध्यम की जरूरत पड़ती, तो यहाँ पे तो कोई माध्यम है ही नहीं। इसका मतलब सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं वो कभी भी कहाँ नहीं पहुंच पाती, वो कभी भी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, या मैं ये कहूं कि वो कहीं पे भी नहीं पहुंच पाती। अगर माध्यम ही नहीं है तो वो सूर्य पे ही रहती और हमको दिखती भी नहीं, माध्यम नहीं है। इसी कारण आप ऐसे समझो कि सूर्य में बहुत सारे विस्फोट हो रहे हैं, जब विस्फोट होते हैं तो कुछ ना कुछ आवाज आती होगी, तो ये जो आवाज आती है वो उस आवाज हमको यहाँ पे उसकी ध्वनि नहीं सुनाई देती। तो वो ध्वनि क्यों नहीं सुनाई देती, क्योंकि ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, माध्यम की या मीडियम की जरूरत पड़ती है। लेकिन प्रकाश, प्रकाश को किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो प्रकाश है वो कैसी तरंग है, प्रकाश जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश कैसा है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। अब कल एक बच्चे ने पूछा कि सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती हैं। तो अब अभी आप सिर्फ इतना सा समझ लो कि कोई ऐसी तरंग, प्रकाश, प्रकाश को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। तो आप ऐसा समझ सकते हो जो प्रकाश है, या मैं कहूं जो लाइट है, इसमें दो प्रकार की विशेषताएं, इसकी जो तरंग है इसमें दो प्रकार की विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी विशेषताएं, आपको कुछ विशेषताएं देखने को मिलेंगी विद्युत की, इलेक्ट्रिक वेव की, और कुछ विशेषताएं देखने को मिलेंगी चुंबकीय तरंगों की, या मैं कहूं मैग्नेट की। तो ऐसी कोई भी तरंग है जिसमें विद्युत की भी विशेषताएं देखने को मिल रही हैं और जिसमें चुंबक की विशेषताएं भी देखने को मिल रही हैं, तो वो कैसी होती है, उसी को हम लोग कहते हैं, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, EM वेव। अब जिसमें आपने अगर साइंस पढ़ी है तो साइंस में क्लास 12th की जो किताब है, उस क्लास 12th की फर्स्ट जो बुक है उसका 5th चैप्टर है, शायद 5th या 6th चैप्टर है, यहाँ पे EM वेव के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया गया है ना। लेकिन हमको IIT या नीट का पेपर नहीं देना है, हमको ना 12वीं बोर्ड की परीक्षा देनी है। तो आपके लिए सिर्फ इतना काफी है कि प्रकाश जो है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, और विद्युत चुंबकीय तरंगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट था कि प्रकाश को जानना कि सूर्य से निकला हुआ प्रकाश जो है वो लघु तरंगों के रूप में होता है, साथ ही साथ वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। तो यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये प्रकाश आता कहां से है, तो प्रकाश कहां से आता है, बात हमें पता है कि मान लो ये क्या है,
यह है आपका सूर्य, यह है सन। अब इस सूर्य का अगर आप बाहरी मंडल देखोगे, इस बाहरी मंडल को कहा जाता है फोटो स्फेयर। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फोटो स्फेयर। इस फोटो स्फेयर से क्या होता है? इस फोटो स्फेयर से बहुत सारे क्या निकलते हैं? फोटोन्स। बहुत सारे क्या निकलते हैं? फोटोन्स यहां से निकलते हैं। और ये फोटोन्स किसके लिए उत्तरदायी हैं? ये फोटोन्स उत्तरदायी हैं किसके लिए? प्रकाश के लिए। तो हम तक जो प्रकाश पहुंचता है वो किस रूप में पहुंचता है? इन फोटोन्स के रूप में। अभी फोटोन्स क्या होता है? फोटोन्स के बारे में जैसा हमने पहले भी थोड़ी चर्चा कर ली है। मान लो ये वो लघु विद्युत चुंबकीय तरंग है जो कहां से निकली है? सूर्य से निकली है। तो तरंग है तो मतलब तरंग तो इसी प्रकार की हमने आज तक देखी है। लेकिन ये फोटोन्स क्या होते हैं? फोटोन्स आपको ऐसे पैकेट देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ये मान लो एक फोटोन का पैकेट है, ये एक फोटोन का पैकेट है। इस प्रकार प्रकाश हम तक इन फोटोन्स या मैं कहूं इन पैकेटों के रूप में मिलता है। ये होते हैं फोटोन। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो इसीलिए सूर्य का वो भाग जहां से फोटोन्स निकल रहे हैं, जहां से प्रकाश निकल रहा है, उसको आप क्या कहोगे? उसको आप फोटोस्फेयर कहोगे। चलें आगे। अच्छा, जब सूर्य ताप का वितरण होता है पृथ्वी पे, जब सूर्य ताप का क्या होता है? वितरण होता है, तो हमें ये बात पता है कि एक तो पृथ्वी की जो आकृति है वो जियोइड है, वो भूभाग की आकृति है, वो एकदम गोल नहीं है। दूसरी चीज हमको ये पता है कि पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी हुई है। इस कारण क्या होता है कि पृथ्वी पे समान वितरण नहीं हो पाता। किसका समान वितरण नहीं हो पाता? समान वितरण नहीं हो पाता सौर ताप का या सूर्य ताप का वितरण नहीं हो पाता। अच्छा, हमें यह भी पता है कि सूर्य ताप सबसे ज्यादा कहां पे मिलता है? भूमध्य रेखा पे मिलता है या विषुवत वृत्त पे आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे जैसे जैसे ध्रुवों पे जाएंगे, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो चाहे वो दक्षिणी ध्रुव हो, जैसे जैसे भूमध्य रेखा से विषुवत वृत्त से आप ध्रुवों की ओर जाओगे, सौर ताप क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अच्छा, कितना कम हो जाता है? तो करीब 40% सौर ताप कम हो जाता है। अगर आप विषुवत वृत्त पे देखोगे और ध्रुव पे देखोगे, तो अगर आप विषुवत वृत्त पे मान लो 140 आपको सौर ताप मिल रहा है, वहीं पे आप देखोगे ध्रुवों पे आपको सिर्फ 100 सौर ताप देखने को मिलेगा। मतलब 40%, सॉरी, अगर यहाँ पे 100 मिल रहा है आपको, तो विषुवत ध्रुवों पे आपको सिर्फ 60 आपको देखने को मिलेगा। मतलब 40% क्या हो गया है? 40% कम हो गया है क्या? सौर ताप। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये चीज लिखी भी हुई है, आ, ध्रुवों पर सौर ताप की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि वहां पर भूमध्य रेखा पर प्राप्त सौर ताप का मात्र 40% ही प्राप्त हो पाता है। और अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा सौर ताप कहाँ पे प्राप्त होगा, तो सबसे ज्यादा सौर ताप प्राप्त कहाँ पे होता है? इसके लिए आप पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी पे आपको एकदम मध्य में क्या देखने को मिलेगी? एकदम मध्य में आपको पता है कि भूमध्य रेखा देखने को मिलती है। कौन सी रेखा देखने को मिलती है? एकदम यहाँ पे आपको भूमध्य रेखा देखने को मिलेगी। अच्छा, इस भूमध्य रेखा के बाद हमको पता है कि हमको क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे आपको एक और रेखा देखने को मिलती है, और यहाँ पे हमको एक और रेखा देखने को मिलती है, कर्क रेखा और मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 66.5 डिग्री पे एक रेखा या व्रत देखने को मिलता है। इसी प्रकार यहाँ पे भी 66.5 डिग्री पे एक और व्रत और रेखा देखने को मिलती है। तो यहाँ तक कोई डाउट हमको नहीं है। सौर ताप सबसे ज्यादा प्राप्त होगा आपको इस वाले रीजन में। इस वाले एरिया का मतलब है 23.5 डिग्री उत्तर से लेके 23.5 डिग्री
दक्षिण के बीच में। और ये जो बिल्कुल मध्य में आप देख रहे हो, ये क्या है? इसको कहा जाता है विषुवत वृत्त, या मैं कहूं इसे कहा जाता है इक्वेटर। भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा से अगर मैं 23.5 डिग्री ऊपर चला जाऊं या भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नीचे आ जाऊं, तब आपको सौरताप सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। अब इस आधार पे हमने पूरी पृथ्वी को कुछ जोन में, कुछ क्षेत्रों में क्या कर रखा है? विभाजित कर रखा है। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र आपको देखने को मिल रहे हैं? तो पहला आपको ये क्षेत्र देखने को मिल रहा है जहाँ पे सौरताप आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। दूसरा जो क्षेत्र देखने को मिल रहा है 33.5 से 66.5 डिग्री के मध्य, मैं कहूं कर्क रेखा और आपको पता है आर्कटिक वृत्त या मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच में आपको देखने को मिलेगा। और तीसरा जो क्षेत्र है, इसको भी दो कहूंगा मैं और इसको भी दो कहूंगा। और तीसरा जो है वो 66.5 से 90 डिग्री, और यहाँ पे भी 66.5 से 90 डिग्री के बीच में। तो इस आधार पे हमने क्या कर रखा है? पृथ्वी को 3 क्षेत्रों में बांटा हुआ है। पहला जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है निम्न अक्षांशीय, या इसको अंग्रेजी में नाम दिया जाता है टॉरिड जोन। टॉरिड जोन कहां से कहां होगा? जैसा नाम बता रहा है, ट्रॉपिकल एरियाज में आपको देखने को मिलेगा टॉरिड जोन। तो मान लेते हैं यह है आपका भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगी? यहाँ पे 23.5 डिग्री पे आपको कर्क रेखा देखने को मिल रही है, और यहाँ पे मकर रेखा देखने को मिल रही है ना? यही होता है। इन दोनों के मध्य में आपको क्या देखने को मिलेगा? इन रेखाओं के मध्य आपको देखने को मिलेगा ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इस क्षेत्र को हम लोग नाम देते हैं निम्न अक्षांशीय क्षेत्र, या इसी को हम लोग नाम दे सकते हैं टॉरिड जोन। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भाई टॉरिड जोन कहां से कहां देखने को मिलेगा, तो आपको पता है यह है कर्क रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा और मध्य रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र है टॉरिड जोन, इसे कहा जाता है निम्न अक्षांशीय क्षेत्र। निम्न अक्षांशीय क्यों? क्योंकि 0 डिग्री है यहाँ से, और 0 से आप ऊपर जा रहे हो, 0 से आप नीचे जा रहे हो। कहां तक जाना है? सिर्फ 23 डिग्री तक। तो ये निम्न अक्षांशीय क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे आपको सौरताप देखने को मिलेगा ज्यादा। ठीक है। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन, सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने के कारण इस मंडल में प्रत्येक स्थान पर सूर्य की किरणें वर्ष में 2 बार लंबवत पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक स्थान वर्ष में 2 बार अधिकतम तथा 2 बार न्यूनतम सौरताप प्राप्त करता है। अभी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे समझ लेते हैं। हमें पता है कि पृथ्वी झुकी हुई है और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ क्या कर रही है? चक्कर भी लगा रही है। जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और पृथ्वी झुकी होती है, तो जो हमको सूर्य होता है ना, ऐसा लगता है सूर्य ऊपर से लेके नीचे गति कर रहा है। किस प्रकार की गति करता है सूर्य, इसको भी अब देख लेते हैं। अब इस डायग्राम में मैं जो सूर्य है उसको थोड़ा छोटा बनाऊंगा, ठीक है ना, पृथ्वी को बड़ी बनाऊंगा क्योंकि हमको समझना है। तो सूर्य की एक पोजीशन आप ये समझे, एक सेकंड रुकिए। सूर्य 3 अलग अलग पोजीशन पे हमको बनाना है, ठीक है। डिजिटल बोर्ड का ये फायदा होता है कि हम इसमें अपने हिसाब से अलग अलग क्या कर सकते हैं, आकृति बना सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का हम लोगों को भी क्या करना चाहिए? सदुपयोग करना चाहिए। हम लोग कर रहे हैं सदुपयोग आपके साथ। तो ये सूर्य की क्या है, 3 पोजीशन आपको देखने को मिल रही है। सूर्य की पोजीशन के साथ साथ हमको क्या बनाना है? पृथ्वी भी बनानी है। तो पृथ्वी हम पूरा ना बना के पृथ्वी को क्या करेंगे? यहाँ पे पृथ्वी की भूमध्य रेखा आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पे पृथ्वी की कर्क रेखा आपको देखने को मिल रही है, और यहाँ पे पृथ्वी की मकर रेखा आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। सूर्य आपको 3 जगह आपको देखने को मिल रहा है। जब सूर्य कौन सी रेखा के ऊपर है? उत्तर में, उत्तर में सबसे मैक्सिमम पोजीशन में, इसके ऊपर सूर्य नहीं जा सकता। यह है उत्तरायण, यह है दक्षिणायन। आपको पता होगा मकर संक्रांति को हम लोग उत्तरायण भी कहते हैं गुजरात वाले क्षेत्र में। और एक बार आपको सूर्य कहां देखने को मिल रहा है? भूमध्य रेखा पे देखने को मिल रहा है।
तो सूर्य इस प्रकार प्रतीत हो रहा है कि सूर्य ऊपर नीचे क्या कर रहा है, गति कर रहा है। क्या सूर्य गति कर रहा है? सही में तो सूर्य गति नहीं करता, क्योंकि पृथ्वी गति करती है सूर्य की और झुकी हुई है, तो इस प्रकार ऐसा लगता है कि सूर्य गति कर रहा है। अब मान लो सूर्य कहां पे है? सूर्य 1 नंबर की पोजीशन पे। सूर्य कहां पे? 1 नंबर की पोजीशन पे। तो यहां पे आप देख रहे हो, यहां पे जो किरणें होंगी वो कैसे होंगी? लंबवत होंगी। कैसे होंगी? लंबवत होंगी। मैं कह सकता हूं ये लंबवत। परपेंडिकुलर होंगी। और वहीं पे आप देखोगे कि जो किरणें यहाँ पे आएंगी इस पे मकर रेखा पे, वो काफी तिरछी होंगी। तो इस समय अगर मैं बात करूं कहां पे? मकर रेखा पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो सौरताप होगा सबसे कम प्राप्त हो रहा होगा इसको। और वहीं पे अगर मैं बात करूं कर्क रेखा पे तो सबसे ज्यादा आपको सौरताप प्राप्त हो रहा होगा। ठीक है। अब सूर्य मान लो कौन सी पोजीशन पे आ गया है? सूर्य आ गया है 2 नंबर की पोजीशन पे। ठीक है। अब सूर्य की सीधी किरणें कहां पड़ रही हैं? सिर्फ भूमध्य रेखा पे पड़ रही हैं। और तिरछी किरणें कहां पड़ रही हैं? यहाँ पे आपको लंबवत किरणें देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पे आपको सीधी किरणें देखने को मिलेंगी। तो सौरताप इस समय विषुवत व्रत या मैं कहूँ भूमध्य रेखा पे ज्यादा प्राप्त हो रहा होगा। और तीसरी कंडीशन अब आप खुद ही समझ गए होंगे, तीसरी कंडीशन कौन सी होगी? तीसरी कंडीशन होगी ये, जब मकर रेखा पे तो एकदम लंबवत आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, परपेंडिकुलर होंगी यहाँ पे। और तिरछी किरणें कहाँ पे होंगी? तिरछी किरणें आपको देखने को मिलेंगी कर्क रेखा पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो आपको देखने को मिल रहा है कि न्यूनतम भी देखने को मिल रहा है एक बार, और एक तरफ आपको देखने को मिल रहा है अधिकतम भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे सूर्य जब गति करता है तो इस प्रकार सौरताप में क्या होता है? परिवर्तन आता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्येक स्थान पर वर्ष में 2 बार अधिकतम और 2 बार न्यूनतम आपको सौरताप देखने को मिलेगा। क्या इसके अलावा भी सौरताप में हमें परिवर्तन आता है? तो हाँ, ऋतुवत परिवर्तन भी आपको देखने को मिलेगा। ऋतुओं के अनुसार भी कुछ कुछ परिवर्तन यहाँ पे होता है। तो इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? टॉरिड जोन के नाम से जाना जाता है। निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है टेम्परेट जोन। क्या कहते हैं उसको? टेम्परेट जोन कहा जाता है। और उसका दूसरा नाम है मध्य अक्षांशीय क्षेत्र। अब ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्र कहां से कहां तक होता है? तो इसको आप ये समझो कि ये है आपकी, मान लो ये है आपकी कौन सी रेखा? ये है आपकी 23.5 डिग्री उत्तर पे कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तर पे कर्क रेखा है। और 23.5 डिग्री के ऊपर अगर आप जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगी? तो आपको देखने को मिलेगा एक व्रत, जिसको किस नाम से जाना जाता है? जिसका नाम क्या है? आर्कटिक व्रत है जिसका नाम। ठीक है। दूसरी इसी प्रकार की एक और रेखा हमको दक्षिण में भी देखने को मिलती है। दक्षिण में जो रेखा है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको 23.5 डिग्री दक्षिण के नाम से जाना जाता है। और 66.5 डिग्री दक्षिण पे भी आपको एक रेखा देखने को मिलेगी। और वो कौन सी है? वो है अंटार्कटिक व्रत आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, सूर्य की अगर पोजीशन आप देखो तो सूर्य की पोजीशन कहां पे आपको देखने को मिलती है? सूर्य सिर्फ कहां तक आ सकता है? सूर्य सिर्फ यहां तक आ सकता है। यहां तक मतलब वो आ सकता है सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, या वो आ सकता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। इसके बाद सूर्य की सीधी किरणें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। अब मान लेते हैं सूर्य की पोजीशन है, सूर्य 1 नंबर की पोजीशन पे खड़ा हुआ है। अगर 1 नंबर की पोजीशन पे सूर्य खड़ा हुआ है तो इसकी सीधी किरणें तो कहां पे मिल रही हैं आपको? यहाँ पे। लेकिन तिरछी किरणें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, और यहाँ पे और ज्यादा तिरछी किरणें हो जाएंगी। इसी प्रकार ये 2 नंबर की पोजीशन पे अगर सूर्य है तो आपको सीधी किरणें या लंबवत किरणें कहाँ पे देखने को मिल रही है? 23.5 डिग्री दक्षिण पे। और तिरछी किरणें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और बहुत ज्यादा तिरछी किरणें कहाँ पे हो जाएंगी? जब वो सूर्य का प्रकाश कहाँ पे जाएगा? 23.5 से 66.5 डिग्री उत्तर पे जाएगा। तो यहाँ पे इस क्षेत्र के मुकाबले ये कौन सा क्षेत्र है? इसको हमें पता है, इसको हमने नाम दिया टॉरिड जोन। क्या नाम दिया इसको? हमने नाम दिया टॉरिड टॉरिड
जोन, या इसे मैं लिख सकता हूं निम्न अक्षांशीय क्षेत्र। इसके मुकाबले यहाँ पे सौरताप आपको कम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा सूर्य की किरणें आपको कैसी देखने को मिल रही है? तिरछी देखने को मिल रही हैं। इस मंडल के प्रत्येक स्थान पर वर्ष में एक बार अधिकतम तथा एक बार न्यूनतम, वहां पे हमने देखा था सूर्य क्योंकि एक बार नीचे आ रहा है, सूर्य एक बार ऊपर जा रहा है, तो 2 बार अधिकतम और 2 बार न्यूनतम। यहाँ पे एक बार अधिकतम और एक बार न्यूनतम। मैं पूछूं अधिकतम कहाँ देखने को मिलेगा, तो कर्क रेखा या मकर रेखा पे अधिकतम आपको देखने को मिलेगा। क्या यहाँ पे वर्ष भर सूर्य ताप प्राप्त होता है? तो हाँ, सूर्य ताप तो वर्ष भर प्राप्त होता है, लेकिन कम प्राप्त होता है किसके मुकाबले? टॉरिड जोन के मुकाबले। और यहाँ पे भी ऋतुवत परिवर्तन यहाँ पे होते रहते हैं। तो 23.5 से 66.5 डिग्री, इसको करीब करीब 60 डिग्री तक भी हम लोग कह देते हैं, है ना। इसमें आप ज्यादा कंफ्यूज मत होना। इसे कहा जाता है टेम्परेट जोन। और लास्ट में है ध्रुवीय मंडल, या कहा जाता है फ्रिजेड जोन। तो ये 66.5 डिग्री या 60 डिग्री से ऊपर वाला क्षेत्र है, इसको फ्रिजेड जोन कहा जाता है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सूर्य की कभी भी सीधी किरणें तो पड़ नहीं सकती, हमेशा तिरछी किरणें मिलेंगी। तो यहाँ पे सौर ताप की मात्रा हमेशा आपको कम देखने को मिलेगी। और ये बात आपको याद रखनी है कि भूमध्य जो क्षेत्र है वहां से सौर ताप की मात्रा का केवल 40% हिस्सा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसको भी हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि ये वाला कौन सा क्षेत्र है। तो ये तो था आपको बिल्कुल मध्य में भूमध्य रेखा जो सबसे बड़ी है। भूमध्य रेखा के बाद हमने देखा आपको क्या देखने को मिली है, यहाँ पे है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा। इस कर्क रेखा मकर रेखा के बाद हमने एक और चीज देख ली कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी आर्कटिक वृत्त। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अंटार्कटिक वृत्त। और उसके बाद एक छोटे छोटे डॉट हमको देखने को मिलते हैं जिनको हम ध्रुवों के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये उत्तरी ध्रुव और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये है दक्षिणी ध्रुव। इस वाले क्षेत्र को हमने नाम दिया था कौन सा? इस वाले क्षेत्र को हमने नाम दिया टॉरिड जोन। इस वाले क्षेत्र को हमने नाम दिया टेम्परेट जोन। यहां पे भी क्या है? टेम्परेट जोन। और लास्ट में जो आपको देखने को मिल रहा है ये है फ्रिजिड जोन, ध्रुवीय क्षेत्र, फ्रिजिड जोन। और सूर्य कहां पे देखने को मिलेगा? सूर्य की मैक्सिमम पोजीशन है ये, इससे ऊपर सूर्य नहीं आ सकता। और सूर्य की मैक्सिमम पोजीशन अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये है, इसके बाद सूर्य आपको देखने को नहीं मिलेगा। आया ना? तो चीज, अब सूर्य का प्रकाश किसी भी स्थिति में, सूर्य का प्रकाश किसी भी स्थिति में यहाँ पे लंबवत नहीं पहुंचता। तो यहाँ पे हमेशा आपको किरणें कैसे देखने को मिलेंगी? हमेशा तिरछी देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सूर्य ताप होता है, जो सूर्य ताप होता है, या मैं कहूँ यहाँ पे जो इंसुलेशन होता है, वो जो इंसुलेशन आपको इस टॉरिड जोन में प्राप्त हो रहा है उसके मुकाबले सिर्फ कितना देखने को मिलेगा? उसके मुकाबले सिर्फ 40%। कितना प्रतिशत? सिर्फ 40% सौर ताप यहाँ पे प्राप्त होगा। यहाँ पे वर्ष भर में सिर्फ एक बार अधिकतम और एक बार न्यूनतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। तो यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए। इसको कहा जाता है फ्रिजिड जोन। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि सूर्य ताप का जो वितरण होता है इसको प्रभावित करने के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार है, क्या होता है आपतन कोण, या किस प्रकार ये चीजें बदलती हैं। तो ये चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हमने ये चीजें अच्छे जोन इसको बहुत अच्छे से समझ लिया है। देखो ये जोन हमने वैसे तो जियोमॉर्फोलॉजी क्लास में बहुत अच्छे से समझे थे, लेकिन यहाँ पे मैं एक बार और आपको इसलिए अच्छे से समझा रहा हूँ क्योंकि आगे जब हम क्लासेस में चलेंगे क्लाइमेटोलॉजी में तो हम लोग बहुत सारी पवनों के बारे में जानेंगे। और अगर आपको ये जोन क्लियर नहीं है ना तो उन पवनों को अच्छी तरीके से समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है।
तो इसलिए मैंने आज पूरी क्लास इन ज़ोन को समझाने में आपको दी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन ज़ोन को अच्छे से समझोगे, अच्छे से रिवाइज़ करोगे और कहाँ पे सूरताब ज़्यादा मिलेगा, कहाँ पे सौरताब कम देखने को मिलेगा, ये सब चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो पवनों में हमको बहुत काम में आएँगी। क्लास की पीडीएफ आपको पता है कहाँ मिल जाएगी? क्लास की पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम चैनल मुकुल भारद्वाज ज्योग्राफी के नाम से मिल जाएगी। साथ ही साथ जो फाउंडेशन बैच 6 है, जहाँ जिसको पता है आपको कि क्लासेस शुरू होने वाली है 7 तारीख से, तो वहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप कोड यूज़ कीजिए MB लाइव, और वो जो बैच है ना, उस बैच में सबसे पहले क्लासेस ज्योग्राफी की शुरू होंगी। वो बैच ज्योग्राफी की क्लास से ही शुरू हो रहा है ना। तो अगर आपको ज्योग्राफी में लगता है या फिर किसी भी सब्जेक्ट में, हालांकि वो पूरा बैच फाउंडेशन बैच ही है जिसमें आपको प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी करवाई जाएगी। ज्योग्राफी से शुरू हो रहा है तो ज्योग्राफी में हम लोग ऐसे ही चलेंगे, पहले साथ में इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ कि प्री और मेंस दोनों साथ में किस प्रकार चले जा सकते हैं। तो आप यूज करें कोड MB लाइव, और जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल है वो आपको उससे मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? मैक्सिमम डिस्काउंट। तो क्लासेस 7 तारीख से शुरू हो रही हैं, तो कोशिश करें कि उससे पहले आप लोग बैच में एनरोल हो जाएं, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं और ज्योग्राफी के से बच्चे बहुत डरते हैं। तो ज्योग्राफी के नाम से बैच ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, तो फटाफट से आप करें, MB लाइव कोड यूज कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, नोट्स बनाते रहिए, चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में बताते रहें कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।